हाय एवरीबॉडी। सो अब 15th सेंचुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं। 15th सेंचुरी एक्सप्लोरेशन एंड टर्निंग पॉइंट्स का टाइम था। कॉन्स्टेंटिनोपल, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इज कंसीडर्ड टू बी अ मेजर एपिसोड। ऑटोमन टर्क्स, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453, ऑलवेज रिमेंबर। ऑटोमन टर्क्स कैप्चर्ड द सिटी, एंडिंग द बाइजेंटीन एम्पायर। तो कॉन्स्टेंटिनोपल ना एक तरीके से कॉन्फ्लुएंस पे, चौराहे पे खड़ा था, जहाँ पे एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ अरब या टर्की सब क्या करते थे, ट्रेड करते थे। अफ्रीका भी जो ट्रेड है इससे पास करता था, यानी ये लिंक टू द ओरिएंटल या लिंक टू द ईस्ट माना जाता था। 1453 में इस पे अटैक किया ऑटोमन एम्पायर ने, और ऑटोमन एम्पायर ने इस पर्टिकुलर सिटी पे कैप्चर कर लिया। ओके, दिस ब्लॉक्ड ट्रेडिशनल लैंड रूट्स। कहते हैं ना कि एज ऑफ डिस्कवरी आफ्टर ऑल इतनी ज़्यादा बड़ी क्यों हुई, क्योंकि ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर कर लिया था। इसकी फोटोग्राफ आप गूगल पे ज़रूर देखिएगा। फोर्सिंग यूरोपियंस टू लुक टू द सी। नाउ ये आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। The Gutenberg Revolution that happened in which year? 1440. The first printing press appeared in Europe, drastically lowering the cost of the books and spreading ideas like wildfire. This is called as the Gutenberg Revolution. Printing press की वजह से अब लोग ज़्यादा किताबों तक और नॉलेज तक पहुंच रहे थे। The Songhai Empire, West Africa में Songhai became the largest empire in African history, controlling the trans-Saharan trade in gold and salt. 1492-1498 में आपने तो वास्को ड गामा और ये वाला क्रिस्टोफर कोलंबस वाला तो देखा ही है, 1492-1498। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टू इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में 15th सेंचुरी में पता चलता है। टू इम्पॉर्टेंट इवेंट्स किसके? 15th सेंचुरी के। क्या? एक कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल का गिरना, जिसकी वजह से सी रूट ढूंढने निकल गए। कौन लोग? कौन लोग? वास्को ड गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। दूसरा आप देख रहे हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग रिवॉल्यूशन। इससे क्या हुआ है? प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस से आइडियाज और बुक जो है वो लोगों तक पहुंची। 16th century में what happened in the 16th century? It was of reform and the conquest. The Columbian Exchange. For the first time, coffee, tobacco, chocolate and tomatoes were traded globally. Coffee, tobacco. Coffee, tobacco. Okay. And chocolate and tomatoes. Chocolate and tomatoes, okay, were traded globally. However, this also brought the Great Dying, where European diseases like, you know, जैसा वो उनके साथ भी तो ब्लैक प्लेग हुआ, तो ये बीमारियां भी बाहर फैलने लग गई। ठीक है। द मुगल एम्पायर 1526, बाबर वन द बैटल ऑफ पानीपत, establishing the dynasty in India that would produce wonders like Taj Mahal and unify most of the continent under Akbar the Great. The Reformation started in 1517. Martin Luther's 95 Thesis split the Catholic Church, leading to decades of religious wars. कैथोलिक चर्च को तोड़ दिया मार्टिन लूथर ने। ठीक है, 95 थीसिस इनकी बुक ने, राइट। इंडिविजुअल लिटरेसी एंड थॉट प्रोसेस पे फोकस किया। कॉपरनिकस चैलेंज द वर्ल्ड बाय सजेस्टिंग द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन 1543 में। 1543 में कॉपरनिकस। माइक्रोस्कोप वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड इन 1590s। यू सी द माइक्रोस्कोपिक व्यू। तो पहले चर्च के लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि चर्च कहती थी अर्थ के अराउंड सब कुछ है, जियोसेंट्रिज्म। लेकिन कोपरनिकस के आने के बाद नया थॉट प्रोसेस आया, हीलियोसेंट्रिज्म का। तो जब सूर्य को इम्पोर्टेंस दी गई, तो ये समझिए कि इंडिविजुअल को भी इम्पोर्टेंस दी गई। आपके अंदर भी एक सूरज है, ऐसा बोला गया। ये रिफॉर्म और कॉन्क्वेस्ट का जो 16th सेंचुरी है, ये वो दौर है। अब 17th सेंचुरी वॉज ऑफ
साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। ये तोकुगावा शोगुनाते 1603 में हुआ। जापान यूनिफाइड एंड एंटर्ड अ पीरियड ऑफ आइसोलेशन। साकोकू को बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स का ट्रेड वेड बंद कर दिया गया ताकि उनका कल्चर प्रोटेक्ट रहे। सिर्फ डच यानी नीदरलैंड्स के लोग जापान के साथ ट्रेड करते थे। ग्लोबल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनाई गई, यानी कॉरपोरेट कॉलोनिज्म इन एशिया की शुरुआत हुई। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की बात करें तो विलियम हार्वी डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन 1628। 1628 ओके, विलियम हार्वी। मॉडर्न फिजिक्स और मॉडर्न बायोलॉजी के जो फाउंडेशन है वो यहाँ पे ले किए जा रहे थे। लुइस 14 ऑफ फ्रांस, द सन किंग एंड पीटर द ग्रेट ऑफ रशिया मॉडर्नाइज्ड देयर नेशंस। तो फ्रांस मॉडर्न हुआ, रशिया मॉडर्न हुआ, पावर सेंट्रलाइज हुई, ग्रैंड सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी बने। वर्सैल्स और सेंट पीटर्सबर्ग इंपॉर्टेंट अथॉरिटी टाउन्स बने जहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स देखने को मिले। तो 17वीं सेंचुरी में आप देखेंगे पॉलिटिकल पावर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती चली गई और इंडिविजुअल लर्निंग की जो बात हो रही है यहाँ पे वो भी सोसाइटीज़ को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ड्राइव कर रही है। तो 17वीं सेंचुरी वो टाइम है जब आप एक्चुअली में मिडाइवल ट्रेडिशंस को छोड़ के आप मॉडर्न सोसाइटीज़ में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद मिडाइवल सोसाइटी की जो शुरुआत है वो पोस्ट रोमन कोलैप्स, जैसे जर्मनिक ट्राइब्स लाइक द फ्रांक्स ऑक्युपाइड इटली, स्पेन एंड फ्रांस। Without central government, military conflict was constant. Society organized itself around control of land, and it was important that church has to be saved. So Christianity survived Rome's collapse and became a unifying force, eventually making the church a massive political and landowning power. And now the three orders of society came. This is the society in medieval times. There are three types of people. The clergy जो प्रे करते हैं, पूजा पाठ। नोबिलिटी जो लड़ते हैं या रूल करते हैं। द पीजेंट्री जो सर्व करते हैं। द क्लर्गी रूल्स, दे प्रे एंड द पीजेंट्री सर्व्स। दिस इज द मैप वेयर यू कैन सी दिस इज इंग्लैंड, दिस इज द नॉर्थ सी, ये स्कॉटलैंड है, ठीक है, ये आयरलैंड आपको दिखाई देगा। ओके, दिस इज दिस इंग्लिश चैनल जो सेपरेट करता है किसको, फ्रांस को, जर्मन को, फ्रांस को, जर्मनी को। पोर्टुगल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये स्पेन है, ये आपको इटली दिखाई देगा, ये एड्रियाटिक से इटली के बगल में, राइट। देन दिस इज ऑस्ट्रिया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यूरोप को समझने के लिए, और ये रही इनकी मेडिटेरेनियन सी इस तरफ। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे फ्यूडलिज्म जो है वो बढ़ा। तो अब फ्यूडलिज्म को हमें समझना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये उनकी सोसाइटी को डिफाइन करता है। सोसाइटी में 3 ऑर्डर्स हैं तो उसमें हमें ऑर्डर्स को भी समझना पड़ेगा। जर्मन वर्ड है ये फ्यूड, जिसका मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, राइट। जो पूरा स्टेट है वो अब एक गिव और टेक रिलेशनशिप की तरह चल रहा है। लॉर्ड्स लैंड प्रोवाइड करेंगे, मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, पीजेंट्स एग्रीकल्चर लेबर प्रोवाइड करेंगे और लॉर्ड स्टेट को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। लैंड बीच में है लैंड ओनर्स के और पीजेंट्स के, यानी वन हु कंट्रोल्स द लैंड कंट्रोल्स द सोसाइटी, वन हु कंट्रोल्स द फ्यूड is called the feudal landlord. It was not economic. Lords were also the judicial control over their peasants. They were the boss as well as the judge. While it started with Roman traditions and King Charles Magny, it became a fully established way of life by 11th century. ठीक है, feudalism. How we study the Middle Ages. Marc Bloch, French historian Marc Bloch revolutionized history by moving beyond just kings and wars. He said that history includes geography, collective behavior, attitudes of common people. Unlike earlier areas, medieval period had rich records because there were writings of church, there were legal documents, there were oral cultures.
where you could know more and more about the people. So history also was now people centric or society centric, and this is because of a French historian, Marc Bloch. Okay, द किंगडम ऑफ द फ्रांक्स, अब फ्रांस की बात करते हैं, तो द जर्मनिक ट्राइब नोन एज द फ्रांक्स सेटल्ड इन द रोमन प्रोविंस ऑफ गाउल, गिविंग द नेशन इट्स मॉडर्न नेम. In 800 CE, Pope crowned Charles Magne as the Holy Roman Emperor, cementing a powerful alliance between the state and the church. People believed society should be unequal, as Abias Hildegard of Bingen wrote, just as farmer doesn't keep cows and goats in the same stable, God created distinctions among humans to maintain order. So there were people who were normalizing the differences and stated that प्रकृति सबको बराबर बनाते ही नहीं है, तो सब बराबर कैसे हो सकते हैं. People believed that there should be inequality. This is the background for the development of a country called as France. बट ये देखने वाली बात है कि ये जर्मन स्पीकिंग जर्मनिक ट्राइब थी जिसका नाम था फ्रांक्स. ठीक है, अब यहाँ पे आपको फ्रांस की हिस्ट्री दी है. 481 में क्लोविस बिकम्स किंग, फ्रैंकिश डोमिनेंस इन द रीजन स्टार्ट हुआ. 496 में क्रिश्चियनिटी में वो कन्वर्ट हुआ. अलाइन फ्रांस विद द चर्च, रिलीजियस लेजिटिमेसी उनको मिली. 714 में चार्ल्स मार्टल टेक्स पावर, द हैमर स्टॉप द उमैयद एडवांस एंड बैटल ऑफ टाउर्स. 751 में पेपिन स्टैब्लिश्ड अ डायनेस्टी, डबल द साइज ऑफ द किंगडम थ्रू अग्रेसिव कॉन्क्वेस्ट. 800 में चार्ल मैग्ने का कोरोनेशन हुआ. उन्होंने पूरा वेस्टर्न यूरोप फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर रोम यूनिफाई किया. कैरोलिंजियन रेनेसा बोलते हैं इसको. 840 प्लस में वाइकिंग रेड्स हुई, लेड टू द फ्रैगमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल पावर, एक्सेलरेटिंग द नीड फॉर लोकल फ्यूडर लॉर्ड. इट वाज द वाइकिंग रेड्स that weakened the Franks. Okay, now these are the terms that will come before you so that you can read and understand the differences को आपको पढ़ लेना है. अब बात करेंगे नोबिलिटी एंड द रिचुअल वैसलेज की, फिर प्रिविलेजेस ऑफ द नोबल क्लास की, मैनुअल एस्टेट की, नाइट्स की. राइट, मिडाइवल कल्चर, फर्स्ट ऑर्डर हमें बात करना है, चर्च के बारे में बात करना है. देन वी विल अंडरस्टैंड द सेकेंड ऑर्डर, then we will understand the third order, and then we will understand the entire society. ठीक है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को बहुत समझ के करें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते रहें, क्योंकि ये चैप्टर लगेगा कि कॉम्प्लेक्स है बट उतना है नहीं. आपको बार बार पढ़ के रट्टा मारना है, रिवाइज करना है. द लैंड ग्रांटेड टू द वैसल को फीफ बोलते थे. राइट, द लॉर्ड रिमेन्स द अल्टीमेट ओनर बट वैसल उसको मैनेज करेगा. फियल्टी एक ओथ है, शपथ है लॉयल्टी की. ठीक है, अगर आपने छोड़ दी इस शपथ को, तोड़ा, तो आप फेलिनी करेंगे, हाईएस्ट क्राइम. मैनोरियलिज्म, ये फ्यूडलिज्म का इकोनॉमिक साइड है कि एक जो मैनर है यानी छोटा गांव जो है, ये एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज है जहाँ पे लॉर्ड का घर है, चर्च है, फील्ड्स हैं. इसको मैनोरियलिज्म, मैनर बोलते थे. सर्वडम, ये स्टेटस है पीजेंट्स का. स्लेव्स की बजाय they were bound to the land, they could not be sold away from it but they could not leave it either. तो slaves को उनकी जगह से मूव कर दिया जाता था, सर्फ्स को उनके लैंड से जोड़ के रखा जाता था, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते वो लैंड. राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. द नोबिलिटी एंड द रिचुअल ऑफ वैसलेज. द नोबिलिटी सेंट्रल रोल, जो नोबिलिटी था, जो टॉप पे था, उसका सेंट्रल रोल क्या है? तो कहता है कि जमीन है मेरे पास और एक पूरा सिस्टम बनाया, उस सिस्टम का नाम है वैसिलेज. चेन ऑफ लॉयल्टी है, बड़े लैंड ओनर्स हैं. राइट, ये किसी बड़े राजा को अपनी लॉयल्टी शो करते हैं. पीजेंट्स वर वैसल्स ऑफ द लैंड ओनर्स, तो एक बड़ा छाता, उसके नीचे छोटा छाता, फिर कई सारे छोटे लोग, तो वैसलेज सिस्टम था ये. द सीनियर वैसल बॉन्ड, द लॉर्ड जिसको सीनियर बोला जाता था, प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड ब्रेड. वैसल लॉयल्टी एब्सोल्यूट देगा. रिचुअल्स ऑफ एंट्री, द बॉन्ड वाज सील्ड इन चर्च विथ वाउस ऑन द बाइबल, यानी चर्च जो है इस सिस्टम को फॉर्ज कर रहा था, स्ट्रॉन्ग कर रहा था, बना रहा था, लीगल वैलिडिटी दे रहा था, लेजिटिमेसी दे रहा था, पब्लिक एक्सेप्टेंस बढ़ रहा था. द वैसल रिसीव्ड रिटन चार्टर
a staff, and a clod of earth to symbolize the land being transferred. Privileges of the noble class. Absolute property. Nobles held their estates in perpetuity with total control. लैंड ट्रांसफर नहीं होगा, नोबल्स के पास ही रहेगा. इसको चर्च स्टैब्लिश कर रहा है. लॉर्ड के पास जस्टिस की पावर भी है और अपना खुद का पैसा भी बना सकता है. ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट है. छोटी छोटी पॉलिटिकल यूनिट इकोनॉमिक सेंटर्स की तरह बनती जाएगी. राइट, दे कुड रेज देयर ओन प्राइवेट आर्मीज नोन एज फ्यूडल लेवीज. द मैनर the noble resided in the main house, surrounded by his fields, pastures, and the homes of his tenant peasants. So this is the privilege of the noble class and promotion of the manorialism, जो कि आप पढ़ रहे हैं फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से. वेस्टर्न यूरोप में लगभग फ्यूडलिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट है. फ्यूडलिज्म रिलेटेड है स्मॉल फीफ से, ठीक है, स्मॉल फ्यूड से. और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि चर्च जो है वो सिस्टम ऑफ वैसलेज प्रमोट कर रहा है. अब हमें ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. आप तो बस इन पे गौर करिए, ये टर्म्स फोकस में लेते चलिए. और एक देखिएगा कि जो राजा है ना, जो ओनर है, लैंड ओनर है, वो जस्टिस भी है, वो जज भी है, जो कि आज एक बड़ी अटपटी सी बात आपको लगेगी. ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, ये नोबिलिटी इम्पॉर्टेंट है ना. ये जो पूरा अब आप पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन समझ रहे हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब टर्म्स पूछे जा सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाएगा. तो बस समझिए और अपनी भाषा में लिखिएगा. ये टर्म्स बार बार यूज़ करिएगा, जिससे कि मार्क्स या पॉइंट्स कट ना सकें, कोई काट ना सके आपके पॉइंट्स. बिकॉज टर्मिनोलॉजी ही इस टाइम पीरियड, जो टर्म्स हैं ये इसी टाइम पीरियड में यूज़ किए जाते थे. तो आप अगर लिख देंगे तो आपका आंसर इस टाइम पीरियड के हिसाब से जस्टिफाइड माना जाएगा. सो दिस इज अगेन द सेकेंड पार्ट ऑफ इट. अब इसका थर्ड पार्ट आएगा, जिसको आप देखिएगा और अपने पॉइंट्स को, नोट्स को आगे फर्दर क्लैरिफाई करिएगा.